तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस अकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में। इकोनॉमिक्स की क्लास है और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लानिंग की बात करेंगे। हालांकि क्लास इकोनॉमिक्स की है, लेकिन ये चीज़ें जो हैं आपको पॉलिटिकल साइंस में भी मिलेंगी। इसके अलावा जो मॉडर्न इंडिया में इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान जो कुछ घटा या आज़ादी के बाद जो कुछ घटा, हिस्ट्री में जो सिलेबस है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो हालांकि ज़्यादा जो इसमें जो चीज़ें हैं ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं। इकोनॉमिक्स की जीके में ज़्यादा ये चीज़ें पूछी जाएंगी, लेकिन ये चीज़ें पॉलिटी में भी आती हैं और हिस्ट्री में भी आती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो मैंने ये लिखा डेवलपमेंट, किसका डेवलपमेंट? भारत में प्लानिंग का डेवलपमेंट। भारत में योजनाएं कैसे बनना शुरू हुई? आपने सुना है ना, योजना आयोग 2014 में ख़त्म हो गया, उसकी जगह नीति आयोग आ गया। योजना आयोग का काम क्या था? योजना का काम क्या था? देश के विकास के लिए योजनाएं बनाना। अब चूंकि ये योजनाएं 5-5 साल के लिए बनती थी, इसलिए इनको कहते थे हम पंचवर्षीय योजना। आपको पता होगा भारत में योजना आयोग कब बना? 15 मार्च सन 1950 को। 15 मार्च सन, क्या ये बात सही है? 15 मार्च सन 1950 को योजना आयोग बन गया? बता सकते हैं? आपको मैं बताऊं, योजना आयोग के गठन की कोई स्पष्ट तारीख नहीं है, लेकिन 15 मार्च सन 1950 को हमारी कैबिनेट ने प्रपोजल पास किया था और उस प्रपोजल को नोटिफाइड कर दिया था कि देश में योजना आयोग बनेगा, उसका ढांचा जो है वो इस तरह से होगा। तो अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि योजना आयोग कब बना, तो 15 मार्च 1950 आप लिख देंगे, लेकिन इसकी कोई फिक्स तारीख नहीं है। अब इसके बारे में आगे बात करेंगे। देखिए, आप आज़ादी का आंदोलन हमारा चल रहा था, स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। तो स्वतंत्रता आंदोलन में किसका नारा दिया जाता था? गरीबी हटाओ, है ना, हमें रोज़गार दो। हम लोग स्वराज की मांग कर रहे थे और धीरे धीरे स्वराज की जो मांग थी वो स्वतंत्रता की मांग में बदल गई थी। उसके लिए हमने लोगों को अपने साथ इकट्ठा किया था। लोगों से हमने क्या वादे किए थे? एक खुशहाल जीवन के, आज़ाद होंगे, शोषण से मुक्ति मिलेगी और एक खुशहाल जीवन मिलेगा। तो ये होगा कैसे? होगा कैसे? ये सर, देश का विकास होगा। देश का विकास होगा तभी ये होगा, देश का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा तभी ये हमारा जो सपना है ये पूरा होगा। क्या सपना है? मजदूरों को, किसानों को बेहतर जीवन मिले, सभी को शोषण से मुक्ति मिले। समाज में दो हिस्से होते जा रहे हैं, एक बहुत अमीर और एक बहुत गरीब। तो इनकम का जो गैप है, अमीर और गरीब के बीच में इनकम का जो गैप है वो कम हो। इसके अलावा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सभी का समान विकास हो। पता चला दिल्ली कलकत्ता तो विकास के पंख दिल्ली कलकत्ता को विकास के पंख लगे हुए हैं, लेकिन बिहार, उड़ीसा, झारखंड ये पिछड़ रहे हैं। तो कैसे होगा? तो सब डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट कैसे होगा? तो इस पर तरह तरह से सभी लोगों ने अलग अलग समय पर अपने अलग अलग विचार दिए। अंग्रेज़ों के समय में योजना आयोग जैसी कोई संस्था थी नहीं, ना प्लानिंग जैसी कोई संस्था थी। हर साल बजट पास होते थे, उसी बजट के अकॉर्डिंग काम होते थे। सबसे पहले एक इंजीनियर हुए हैं एम विश्वेश्वरैया, ब्रिटिश एज में ही एम विश्वेश्वरैया, ठीक है ना, इनका नाम लेना भी थोड़ा सा कठिन हो जाता है, एम विश्वेश्वरैया, ठीक है ना। तो एम विश्वेश्वरैया जो हैं, इन्होंने एक बुक लिखी, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, भारत का नियोजित विकास। इन्होंने एक बुक लिखी थी, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ये चीज़ें मैंने शॉर्ट में लिख रखी हैं क्योंकि मेरे पास जगह कम है। और दूसरा, ये जो मेरे सामने आप जो मेरे सामने नोट्स देख रहे हो ना, ये एक्चुअली मेरा लेसन प्लान है और ये चीज़ें मैंने इसलिए लिखी हैं ताकि मैं इसमें कोई चीज़ भूलूँ ना, फ्लो बनी रहे। तो आप लोग अपने साथ कॉपी पेन रखिए, उसी के हिसाब से लिखते रहिए इसको। तो 1934 में प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया एम विश्वेश्वरैया ने किताब लिखी थी। इन्होंने भारत के विकास का, डेवलपमेंट का, भारत के आर्थिक विकास का, ध्यान रखना, सामाजिक राजनीतिक विकास जैसा शब्द यहाँ पर अभी नहीं आ रहा, भारत के आर्थिक विकास का एक प्लान सुझाया था, एक खाका खींचा था अपनी इस बुक में। सवाल आता है कि भारत के आर्थिक विकास का या भारत में योजनागत विकास का सुझाव सबसे पहले किसने दिया? तो वो एम विश्वेश्वरैया ने दिया। इनकी किताब जो थी वो 1934 में ये पब्लिश हुई थी, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। अच्छा, इन्होंने बात की थी लोकतांत्रिक पूंजीवाद की और औद्योगिकरण की। लोकतांत्रिक पूंजीवाद का मतलब क्या है? लोकतांत्रिक पूंजीवाद का मतलब ये है कि पूंजीपतियों पर जो है गैर जरूरी रेस्ट्रिक्शंस ना लगाओ आप। एक तो ये हुआ कि पूंजीपतियों को बिल्कुल खुला छोड़ देना शोषण के लिए। दूसरा ये हुआ कि पूंजीपतियों पर आप रेस्ट्रिक्शन लगाइए, लेकिन इतने रेस्ट्रिक्शन ना लगाएं कि उसका विकास रुक जाए। और जो रेस्ट्रिक्शन आप लगाएं इसलिए लगाएं कि इसमें देश की आम जनता का हित हो। कहने का मतलब ये था कि पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जाए, पूंजीपतियों को, धन को, धनिकों को, अमीरों को उनका कारोबार करने की छूट दी जाए, लेकिन उन पर डेमोक्रेटिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से लगाम भी लगाई जाए, टैक्स लिए जाए उनसे और उस टैक्स का पैसा जो है वो देश के विकास में खर्च किया जाए। दूसरी बात, उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। तो उन्होंने बात की थी लोकतांत्रिक पूंजीवाद और औद्योगिकरण की। उन्होंने कहा इससे देश में रोजगार पैदा होंगे और देश का विकास होगा, है ना। आपसे एग्जाम में बस इतना ही पूछेगा
बहुत ज़्यादा अगर आप यूपीएससी मेंस की तैयारी करेंगे तो उसमें थोड़ी चीज़ आपसे पूछ सकता है कि इसमें और क्या क्या था। बहुत सी चीज़ें थी, मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात की थी, है ना, समाज हल्की हल्की समाजवाद की भी शुरुआत यहाँ से हो रही थी, लेकिन ज़्यादातर जोर तो था वो पूंजीवाद पे था वगैरह वगैरह। अभी उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब आपसे प्री एग्ज़ाम में पूछेगा कि इन्होंने 10 वर्ष में इन्होंने कहा था कि अगर जो योजना हम आपको सुझा रहे हैं उसको अगर आप फॉलो करें तो भारत की या देश की जो नेशनल इनकम है वो 10 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। आपसे यहाँ पर जो सवाल बनेंगे वो ये बनेंगे कि प्लांट इकोनॉमी, में समझ में आ रही बात, आपसे जो क्वेश्चन पूछेंगे ये पूछेंगे प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया किसने लिखी, एम विश्वेश्वरैया ने लिखी। भारत में योजनाबद्ध विकास का सुझाव सबसे पहले किसने दिया, एम विश्वेश्वरैया ने दिया। ठीक है ना। कौन सी किताब लिखी, प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया 1934 में। ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि इस योजना को अगर आप फॉलो करोगे तो देश की जो नेशनल इनकम है वो 10 साल में दोगुनी हो जाएगी। बॉम्बे प्लान में भी था ऐसी कुछ बात। आगे चलें। अब इसके बाद 1938 में हरिपुरा, हरिपुरा कहाँ पर है किसी को पता है, उड़ीसा में, है ना। 1938 में हरिपुरा में कांग्रेस का सेशन होता है, कांग्रेस का अधिवेशन होता है। क्या होता है, कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1938 में हरिपुरा में। इस अधिवेशन के अध्यक्ष हैं सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस का 1938 में अधिवेशन हुआ हरिपुरा में, इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। इसमें और कुछ बातें तो हुई, लेकिन इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी जिसका नाम था नेशनल प्लानिंग कमेटी, राष्ट्रीय योजना समिति। 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा उड़ीसा में सेशन हुआ जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने इस सेशन में कांग्रेस की एक कमेटी बनाई जिसका नाम था राष्ट्रीय योजना समिति। ठीक है, यहाँ पर आके रुक जाते हैं हम। अब ये जो समिति थी, जब ये इसकी फॉर्मेशन हुई तो इसमें अध्यक्ष तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ही थे, इसमें बहुत सारे और वो मिनिस्टर भी थे जहाँ पर कांग्रेस की सरकारें थीं। आपको पता ना 1937 में चुनाव हुए थे तो 6 प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें बनी थी, बताया पिछली क्लास में मैंने। तो जो कांग्रेस शासित प्रदेश थे जहाँ पर कांग्रेस की सरकारें थीं वहाँ के उद्योग मंत्रियों, कृषि मंत्रियों को लिया गया, कुछ और पूंजीपतियों को, उस समय के जो प्रसिद्ध व्यापारी थे उनको शामिल किया गया, कुछ और सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों को शामिल किया गया। 200 से ज़्यादा संख्या हो गई थी इसके सदस्यों की इस तरह से, तो उसको अलग अलग कमेटीज़ में बांटा गया था। खैर, लेकिन इसके जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रीय योजना समिति कब बनी, किसकी अध्यक्षता में बनी, तो 1938 में बनी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनी। किसने बनाई, कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सुभाष चंद्र बोस ने बनाई। ठीक है ना, इनको आप लिखते भी चलें, बाद में नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, इनको लिखते भी चलें आप लोग। अब इस कमेटी ने अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया। अब सेकेंड वर्ल्ड वार की वजह से इस कमेटी का जो डेवलपमेंट था या काम था वो रुक गया। फिर 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, इन्होंने फिर काम करना शुरू किया। तो इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो दी थी वो 1948 में दी थी। 1948 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और 1939 में ये रिपोर्ट छपी। रिपोर्ट इसने दी 1948 में, 49 में ये रिपोर्ट जो थी वो छपी। कौन सी समिति, राष्ट्रीय योजना समिति। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में हालांकि आगे लिखा है मैंने, रूसी योजना या पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में मैंने आगे लिखा है, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ। 1929 के आसपास पूरी दुनिया में मंदी आई थी जिसे हम महान मंदी कहते हैं या महामंदी कहते हैं। अब हर देश ने इस मंदी से बचाव के लिए अपने अपने तरीके से प्रयास किए थे, लेकिन कहते हैं कि रूस इस मंदी से बचा रहा था। रूस इस मंदी से इसीलिए बचा रहा, या इस मंदी के दौर में भी रूस तरक्की करता रहा, क्योंकि रूस ने योजनाबद्ध तरीके से विकास को अपनाया था या प्लान तरीके से डेवलपमेंट को अपनाया था। बात सुनने में बड़ी क्लिष्ट लग रही है, लेकिन है बहुत आम कि आपने नेक्स्ट 1 ईयर में क्या करना है। आप सिर्फ अपने घर की बात कर लो कि आपने अपने अगले 1 साल में अपने घर में क्या करना है। तो इसके लिए आप अनुमान लगाएंगे आपके पास कितना पैसा है, कितना पैसा है और पैसा कहाँ से आप ले सकते हैं, कितना आप कर्ज ले सकते हैं, कितना आपकी अगले 1 साल में इनकम हो सकती है, या किसी को आपने कर्ज दिया था वो कर्ज आपके पास वापस आ सकता है। इसे कहते हैं कि आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं, आपके पास ज़मीन कितनी है, दुकान कितनी है, क्या कारोबार है, सबका अनुमान आपने लगाया। उसी के हिसाब से अगले 1 साल के लिए आपने खर्च के अपने अनुमान बनाए। अब खर्च जब आप कर रहे हैं तो इस तरह से कर रहे हैं कि उन खर्चों का आपको कुछ फ़ायदा मिले। देखो, कुछ तो ज़रूरी खर्च होते हैं,
है ना, बिजली का बिल देना है, पानी का बिल देना है, मकान का किराया देना, दुकान का किराया देना, बच्चों की स्कूल की फ़ीस है, मेडिकल फ़ीस है, और खाने पीने के खर्च हैं, कपड़ा लत्ता जो भी है ना, तो कुछ तो ज़रूरी खर्च हैं। अब कुछ ऐसे खर्च करने हैं, कुछ पैसा ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट करना है जिससे कुछ इनकम हो जाए। तो आपने कुछ पैसा कारोबार में लगाया या कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जिससे कि एक साल में आपको कुछ इनकम हो गई, फिर नया पैसा हुआ, अगले साल फिर आपने प्लानिंग की कि अब क्या करना है, ये जो पैसा आया इसको कहाँ इन्वेस्ट करना, कैसे कैसे लगाना है ना, ब्याज पे देना है, दुकान में नया सामान डालना है, नई दुकान बनानी है, गोदाम बनाना है, एक नई दुकान बना के उसे रेंट पे दे देना, प्लानिंग कर रहे हैं आप लोग, है ना। तो उसी तरह से जब एक देश योजना बनाता है तो बहुत विशाल हो जाती है, देश का आकार बढ़ा, देश के संसाधन बढ़े। तो रूस ने 5-5 साल के लिए योजनाएं बनाई अपने विकास के लिए। इससे क्या हुआ कि रूस की जो इकोनॉमी थी या रूस की अर्थव्यवस्था थी वो तेज़ी से डेवलप हुई। रूस का सामाजिक आर्थिक विकास जो हुआ, उस आर्थिक विकास ने रूस के सामाजिक राजनीतिक विकास को बढ़ावा दिया। अब ये पूरी दुनिया के लिए आश्चर्य वाली बात थी कि रूस कैसे बचा रहा। रूस कैसे बचा रहा भाई? अपनी योजनाओं की वजह से बचा रहा। 5-5 साल की जो उसने योजनाएं थी उनकी वजह से बचा रहा। तो इसका असर पंडित जवाहरलाल नेहरू में भी पड़ा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो रूस में जो प्लान डेवलपमेंट हुआ था या 5-5 साल की योजनाएं या पंचवर्षीय योजनाएं बना करके जो डेवलपमेंट हुआ था उससे काफ़ी प्रभावित थे। तो जब हम आज़ाद हुए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू वो भी यहाँ पर ऐसी ही कोई व्यवस्था लागू करना चाह रहे थे, इसीलिए योजना आयोग बना था जिसका काम था 5-5 साल के लिए योजनाएं बनाना। ठीक है साहब। तो मैंने वो बात बीच में इसलिए रोकी कि हम लोग जा रहे हैं पंचवर्षीय योजना की तरफ को। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में योजना आयोग बना, या भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं बनी वो किससे प्रभावित थी? रूसी पंचवर्षीय योजनाओं से प्रभावित थी, उस मॉडल से प्रभावित थी वो। अब यहीं पर आता है बॉम्बे प्लान। ये 1944-45 का है बॉम्बे प्लान या बॉम्बे योजना। दरअसल उस समय के कुछ प्रमुख उद्योगपति थे जिसके एक दो मुझे नाम याद भी आ रहे हैं, जैसे घनश्याम दास बिरला जी, शंकर लाल बैंकर, घनश्याम दास बिरला, ये उस ज़माने के फेमस उद्योगपति और फेमस बिजनेसमैन थे या भारत के सबसे बड़े पूंजीपति थे। इन लोगों ने ये जो थे बॉम्बे प्लान, इसको कहते हैं ना, एक बार संख्या ही पूछी थी कि देश के या बॉम्बे के इसको बॉम्बे प्लान क्यों कहा गया कि देश के 8 प्रमुख उद्योगपतियों ने बॉम्बे में अपनी बैठक की और बैठक के बाद सरकार को कुछ सिफारिशें भेजी कि अगर आप इस तरह से प्लानिंग करो, इस तरह से काम करो, आप जो हैं इस तरह से काम करो तो 15 साल में देश की जो इनकम हो जाएगी वो दोगुनी हो जाएगी। देखिए, उद्योगपति, व्यापारी जो है ना, कारोबारी जो है, वो हमेशा ये चाहेगा कि लोगों की जेब में पैसा हो। जो भी उद्योगपति, व्यापारी या कारोबारी होगा ना, वो हमेशा ये चाहेगा कि लोगों की जेब में पैसा हो। अगर लोगों की जेब में पैसा नहीं होगा तो उसके माल का खरीदार उसे नहीं मिलेगा, वो बर्बाद हो जाएगा। तो वो हमेशा चाहेगा कि लोगों की जेब में पैसा हो, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी चाहता है कि इतना ज़्यादा पैसा भी ना हो कि लोग पास फिर खरीद के लिए तरह तरह के ऑप्शन आ जाए, या फिर लोग हमसे खरीदे ही ना, या खुद ही वो प्रोडक्शन करने वाला हो जाए, है ना। उद्योगपति ये चाहता है कि एक स्तर से ज़्यादा लोगों पर पैसा ना हो, लेकिन इतना पैसा ज़रूर रहे कि वो उसका माल खरीद सकें। तो इसी तरह से देश के कुछ प्रमुख उद्योगपतियों ने, पूंजीपतियों ने, अमीरों ने बॉम्बे में बैठक की। 1944-45 की बात है। इन्होंने अपनी एक योजना सुझाई जिसको नाम दिया गया था बॉम्बे प्लान। इसमें ये वादा था कि अगर आप 10,000 करोड़ रुपए खर्च करें, देखो ये एक पैसे की बात नहीं कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, एम विश्वेश्वरैया जो है पैसे की बात नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर इस तरह से आप योजना खाका खींचे तो देश में इनकम जो है 10 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। बॉम्बे प्लान कह रहा है कि अगर आप 10,000 करोड़ रुपए खर्च करो आने वाले सालों में, कितने सालों में? 15 सालों में आप 10,000 करोड़ रुपए खर्च करो तो 15 सालों में इनकम जो है वो दोगुनी हो जाएगी। सब इनकम को दोगुने कर रहे हैं। समझे मेरी बात? यहाँ पर किसी ने कुछ पूछना है तो बताओ, एक बार रोक देना, कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे तो पूछ लेंगे। हमारी क्लास में सारे विद्वान हो गए, किसी ने कोई सवाल नहीं पूछना है। ठीक है, आगे चलें। अब गांधीवादी योजना, आपसे जो वनडे एग्ज़ाम है या पीटी एग्ज़ाम है, यूपीएससी आईएएस प्री का एग्ज़ाम जो है, उसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि गांधीवादी योजना किसकी थी। एक्चुअली श्रीमन नारायण अग्रवाल ये गांधीवादी थे। गांधीवादी का मतलब गांधी जी का जो दर्शन था उसको अपनाने वाले, उसको फॉलो। सबसे बड़े गांधीवादी कौन थे? सबसे बड़े गांधीवादी, ऐसा कोई सवाल है नहीं, ठीक है ना, ऐसा कोई सवाल है नहीं। मैं हूँ सबसे बड़ा गांधीवादी मैं हूँ सबसे बड़ा गांधीवादी। खैर, आपसे ही पूछ लेगा कि इनमें से कौन से प्रख्यात गांधीवादी थे, तो श्रीमन नारायण भी थे, आचार्य विनोबा भावे भी थे, जेपी भी थे, पंडित नेहरू भी थे। आप सभी गांधीवादी हैं, है ना। हाँ, ओके। तो श्रीमन नारायण अग्रवाल जो थे
ये प्रख्यात गांधीवादी थे। 1944 में इन्होंने अपनी एक योजना दी थी जिसको उन्होंने नाम दिया था गांधीवादी योजना। 1944 में इन्होंने अपनी एक प्लानिंग सुझाई थी। उस प्लानिंग में क्या था, देखो गांधी जी, जहाँ भी गांधी जी आएंगे ना, गांधीवाद जहाँ भी आएगा अर्थव्यवस्था में, तो गांधी जी ऐसा नहीं है कि वो पूंजीवाद के विरोधी थे, पूंजीवाद के विरोधी नहीं थे गांधी जी, लेकिन वो समर्थक किसके थे? मैं आपका विरोधी नहीं हूँ, मैं इनका समर्थक हूँ। मैं इनका समर्थक हूँ इसका मतलब मैं आपका विरोधी नहीं हूँ। मैं इनका समर्थक हूँ इसका मतलब मैं आपका, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपका विरोधी हूँ, बस मैं इनका समर्थक हूँ। तो गांधी जी जो थे वो अर्थव्यवस्था में उस सिस्टम के समर्थक थे जो गाँव को बढ़ावा दे, किसानों को, दस्तकारों को बढ़ावा दे, जिसका ध्यान पशुओं पर हो, जिसका ध्यान गांव के संसाधनों पर हो। क्योंकि वो कहते थे कि भारत जो है वो गांव में बसता है, अब तो शहरों में बसने लगा धीरे धीरे, है ना। आने वाले 30-35 साल में 65% आबादी हमारी शहरों में हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे गांव सुविधा विहीन होते जा रहे हैं वैसे वैसे लोग शहरों की तरफ को भागते जा रहे हैं। कहाँ थे? गांधीवादी। तो गांधी जी का जो दर्शन था वो था कि सरकार की या हमारी जो योजना हो, देश के विकास की योजना बने, उसमें सेंटर या मुख्य ध्यान जो दिया जाए वो दिया जाए खेती पर, गाँव पर, पशुओं पर, पशुपालन पर। उद्योग की अगर बात करें तो वो कहते थे कुटीर उद्योगों और लघु उद्योगों पर ज़्यादा जोर दिया जाए। अब वो कुटीर उद्योग और लघु उद्योगों की बात क्यों करते थे? अमन जी बताएंगे, अमन सक्सेना जी। गांधी जी जो थे वो कुटीर उद्योग और लघु उद्योगों पर ज़्यादा जोर देते थे, बड़े उद्योगों की बात वो नहीं करते थे, या आमतौर पर बड़े उद्योगों का वो समर्थन नहीं करते थे। पंडित नेहरू बड़े उद्योगों का समर्थन करते थे। तो गांधी जी कुटीर उद्योगों, लघु उद्योगों और ग्रामीण आधारित, ग्रामीण संसाधनों पर आधारित उद्योगों की बात क्यों करते थे? कोई बच्चा आप में से? भाई उनका ये मानना था कि बड़े उद्योगों को, मध्यम या बड़े उद्योगों को जिनमें विशाल पूंजी लगती है, उसको चलाने के लिए, उनको रन करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। अगर हम उन पर जोर देंगे तो हमें विदेशों से कर्ज लेना पड़ेगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में उस कर्ज की वजह से हमारी स्वतंत्रता हमें फिर से गिरवी रखनी पड़ जाए। और विदेशी जब हमें कर्ज देंगे तो अपने हिसाब से पॉलिसीज़ बनाएंगे। एक बात। दूसरा उन्होंने कहा था कि जो बड़े बड़े उद्योग होंगे वो कुछ ही लोगों को रोज़गार देंगे और शहरों का डेवलपमेंट करेंगे, शहरीकरण को बढ़ावा देंगे, बहुत ज़्यादा लोगों को रोज़गार नहीं देंगे। वो देश में पूंजीवाद को बढ़ावा दे सकते हैं जो आगे जाकर शोषण को बढ़ावा दे सकता है। उन्होंने कहा कि हमारे संसाधन सीमित है, हमारे पास पैसा कम है, तो हमें ऐसे छोटे और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए जो ज़्यादा लोगों को रोज़गार दें और जिनमें पूंजी भी कम से कम लगे, जिनमें पूंजी ऐसे लगे जो हमारे संसाधनों से ही डेवलप हो जाए। इसलिए गांधी जी ग्रामीण उद्योग, कुटीर उद्योग और लघु उद्योगों पर ज़्यादा जोर देते थे, जिसमें खेतीबाड़ी पर जो है खास ध्यान दिया जाए, खेतीबाड़ी और सिंचाई पर खास ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा जब खेतीबाड़ी, पशुपालन बढ़ेगा तो इसी से धीरे धीरे भारत में औद्योगिक विकास का चक्कर चलेगा, गांव डेवलपमेंट हो जाएंगे, गांव का डेवलपमेंट हो जाएगा, गांव का विकास हो जाएगा। तो मजदूरों पर, किसानों पर, खेती पर, पशुओं पर, ग्रामीण उद्योगों पर, कुटीर उद्योगों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो। यही गांधीवादी अर्थव्यवस्था है और यही गांधीवादी योजना है जो सुझाई थी श्रीमन नारायण अग्रवाल ने 1944 में। ठीक है। उसके बाद आ जाती है एमएन राय की जन योजना। ये प्रसिद्ध साम्यवादी थे अपने दौर के। पीपल प्लान या जन योजना। अब इन्होंने वादा किया था कि आप जो है 15,000 करोड़ रुपए खर्च करो और 10 साल में आपकी जो नेशनल इनकम हो जाएगी वो दोगुनी हो जाएगी। ये भी गांधीवादी टाइप की ही योजना थी, लेकिन इसका नाम था पीपल प्लान या जन योजना, एमएन राय की थी। क्वेश्चन सीधा आएगा, है ना। प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, विश्वेश्वरैया, बॉम्बे प्लान, और कौन सी योजना थी? नेशनल प्लानिंग कमेटी, राष्ट्रीय योजना समिति। गांधीवादी योजना किसकी, जन योजना किसकी? ठीक है साहब, ओके। और उसके बाद एक और योजना आई है पीपल प्लान एमएन राय के बाद, सर्वोदय योजना, जयप्रकाश नारायण की। सर्वोदय योजना, जेपी लिखा मैंने, जेपी का मतलब जयप्रकाश नारायण, 1950 की थी ये सर्वोदय योजना। ये भी गांधीवादी योजना टाइप की ही थी। जैसा दर्शन गांधी जी का था विकास के लिए, वैसा ही दर्शन इनका था, जयप्रकाश नारायण का। 1950 में इन्होंने भी अपनी योजना सुनाई थी जिसको नाम दिया गया था सर्वोदय योजना। ठीक है ना। अच्छा, सर्वोदय योजना किसकी है? जयप्रकाश नारायण की है। सर्वोदय आंदोलन किसने शुरू किया था? आचार्य विनोबा भावे। ध्यान रखना, सर्वोदय आंदोलन, सभी का विकास, सर्वोदय आंदोलन जो था वो आचार्य विनोबा भावे का था। सर्वोदय योजना जो है वो जयप्रकाश नारायण की। ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा आचार्य विनोबा भावे जो है वो भूदान और ग्रामदान आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। भूदान आंदोलन क्या था?
आप में से कोई बताएंगे? क्या नाम? कीर्ति, आप बताएं, भूदान आंदोलन क्या था कीर्ति? कोई भी आप में से? भूदान आंदोलन। हाँ, वेरी गुड। तो आचार्य विनोबा भावे ने एक मिशन शुरू किया। आप देखें ना, अंग्रेज यहाँ पर आए थे तो उन्होंने स्थायी बंदोबस्त और जमींदारी व्यवस्था ये सिस्टम शुरू किए थे। तो बड़े बड़े ज़मींदार थे, देसी नवाब, राजा महाराजा थे, इनके पास इन्होंने हज़ारों एकड़ की तादाद में इनके पास ज़मीनें थीं, ज़मीनें घिरी हुई थीं। बड़े बड़े ज़मींदार थे और एक तरफ दूसरे भूमिहीन किसान थे जिनके पास झोंपड़ी डालने के लिए भी जगह ना थी। तो आचार्य विनोबा भावे ने पूरे देश में यात्राएं की, राजाओं, महाराजाओं, नवाबों, जागीरदारों, ज़मींदारों से मिले, उनको प्रेरित किया कि आप जो हैं अपनी इतनी जो ज़मीनें हैं इनका कुछ हिस्सा जो है भूमिहीन लोगों को दान दो। इसमें वो सक्सेसफुल भी रहे थे। इसी को कहा गया था भूदान आंदोलन और ग्रामदान आंदोलन। सवाल आता है अक्सर, कहाँ से शुरू हुआ था ये? आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव से शुरू हुआ था 1953 में। अब ये पोचमपल्ली गांव तेलंगाना में आ गया है या आंध्र प्रदेश में ही है, ये आप लोग देख लेना, ठीक है। तो सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण की, ठीक है ना। सर्वोदय योजना किसकी? जयप्रकाश नारायण की। सर्वोदय आंदोलन विनोबा भावे का, भूदान आंदोलन, ग्रामदान आंदोलन विनोबा भावे का, ठीक है साहब। तो ये जो थी आपकी जन योजना, ये एम.एन. राय की पीपल प्लान, ये 15,000 करोड़ रुपए के निवेश की बात कर रहे थे और 1945 की योजना थी। ये योजना कौन सी थी? 1945 में इन्होंने सुझाई थी और इसमें कृषि और उद्योग दोनों की बात कर रहे थे। गांधीवादी टाइप की योजना थी। और ये कहते हैं ना, ये समाज की बैक लिख रखा है मैंने यहाँ पर। मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये भारत में भावी जो समाजवादी अर्थव्यवस्था थी ना, उसकी बैकग्राउंड थी। एम.एन. राय की जो योजना थी, भविष्य में भारत में जितनी भी समाजवादी योजनाएँ बनी, समाजवाद पर ज़्यादा से ज़्यादा जो जोर दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया, तो ये 1945 की जो ये पीपल प्लान या जन योजना थी, भविष्य में भारत में जो समाजवाद की लहर चली है उसकी बैकग्राउंड या उसकी पृष्ठभूमि थी। अब जयप्रकाश नारायण एक आंदोलन के लिए और जाने जाते हैं, कौन सा? सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी। सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी, इंदिरा गांधी जिस समय प्रधानमंत्री थी उस समय उन्होंने ये मिशन शुरू किया था और इस मिशन का काफ़ी असर पड़ा था। जनता पार्टी को काफ़ी बढ़ावा मिला था, जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई थी। तो एक लाइन में कभी पूछ लेता है, सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी, ये मिशन या ये मूवमेंट किससे रिलेटेड थी? तो ये मिशन या ये मूवमेंट रिलेटेड थी जयप्रकाश नारायण से। अंत्योदय, गांधी जी ने नारा दिया था ना अंत्योदय का, अक्सर किताब में लिखा रहता है ना, कई किताबों में आपने देखा होगा। गांधी जी एक मंत्र देते हैं, क्या कहते हैं? मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ कि जब भी तुम दुविधा में हो कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या किस तरह से करूँ, तो तुम ये सोचना कि जो तुम ये काम कर रहे हो या जिस तरीके से कर रहे हो, तो जो समाज के आखिरी पायदान पर जो खड़े व्यक्ति हैं उनका इसमें क्या हित होगा। अगर तुम्हें लगे कि उनके लिए यूज़फुल है तो ये काम करो, अदरवाइज मत करो, है ना। तो जो सबसे निचले पायदान पे खड़े हैं, आप देखो ना, मैं सुबह आया, हम लोगों ने रात भर दिवाली मनाई है, पटाखे फोड़े। तो जब मैं सुबह इधर को आया तो कुछ लोग जो थे वो कूड़े के ढेरों में से साजो सामान अपना